तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि जापान एवं कोरिया के बीच एक व्यापारिक संधि कब हुई थी। तो सिंपली याद रखना है जापान एवं कोरिया के बीच में जो व्यापारिक संधि हुई थी यह कब हुआ था मेरे भाई 1876 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुआ था? 1876 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो सिंपली आपको याद रखना है 26 फरवरी 1876 ईस्वी को क्या होता है, जापान और कोरिया के बीच में एक व्यापारिक संधि होती है। अब देखिए इस व्यापारिक संधि को कोरिया में एक अलग नाम से जाना जाता है। कोरिया में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगवा द्वीप की संधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गंगवा द्वीप की संधि के नाम से इस व्यापारिक संधि को जाना जाता है। आगे बात करते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछ लिया जाए कि जापान ने कोरिया पर अपना आधिपत्य कब कायम किया। देखिए यहां पर यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखोगे। जापान के द्वारा कोरिया पर अपना आधिपत्य कब कायम किया गया? तो सिंपली याद रखोगे 1910 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1910 ईस्वी में जापान ने क्या किया? तो कोरिया पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि रूस एवं जापान युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी। तो देखिए रूस और जापान के बीच जो युद्ध चल रहा था, रूस और जापान के बीच जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध को समाप्त करने में सबसे अहम योगदान यानी कि बिचौलिए का काम किसने किया? तो मेरे भाई आपको याद रखना है यह बिचौलिए का काम किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका ने क्या करा? तो जापान पर परमाणु बम गिरा दिया और इसके बाद क्या होता है? तो इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है, जापान अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जापान ने क्या अमेरिका ने क्या किया? तो मध्यस्थ की भूमिका निभाई। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन है रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 ईस्वी में जो रूस और जापान के बीच युद्ध लड़ा गया, इसके बाद कौन सी संधि संपन्न होती है। तो देखिए रूस और जापान युद्ध जो है यह युद्ध कब रुकता है? तो इसके लिए एक संधि होती है पोर्ट्समाउथ की संधि। यह संधि कब होती है? तो सन 1905 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में? पोर्ट्समाउथ की संधि जो है यह कब होता है? 1905 ईस्वी में होता है। और इसके बाद 1904-05 में होने वाला रूस और जापान युद्ध क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान ने रियुकु द्वीप पर कब पूर्ण अधिकार कायम किया। स्टार लगाइए, क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। और सबसे पहले आप हेडिंग बना लो रियुकु द्वीप। क्या बना लो? हेडिंग रियुकु द्वीप हेडिंग बना लो और समझिए इसके बारे में। पहले थोड़ी सी एक कहानी बताता हूं आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रियुकु द्वीप जो है यह कहां पर अवस्थित है या इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो सिंपली आपको याद रखना है दक्षिण जापान में एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूशू। क्या नाम है? दक्षिण जापान में एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूशू द्वीप। यह क्यूशू द्वीप से लेकर के कहां तक? तो पूर्वोत्तर ताइवान तक। कहां तक? पूर्वोत्तर ताइवान तक फैला हुआ है आपका रियुकु द्वीप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह रियुकु द्वीप जो है यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो सिंपली आपको याद रखना है 700 मील। क्या याद रखना है? 700 मील या फिर कहे तो 1100 किलोमीटर तक यह द्वीप फैला हुआ है। कौन सा द्वीप? रियुकु द्वीप। अब देखिए आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस ने क्या कहा कि जापान के द्वारा इस रियुकु द्वीप पर अपना जो है अधिकार कायम कब किया गया। पूर्ण रूपेण जापान ने 1874 ईस्वी में रियुकु द्वीप पर क्या किया? तो अपना अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो सिंपली आपका अगला क्वेश्चन है चीन व जापान के बीच तिंतसीन की समझौता कब होती है। देखिए तिंतसीन की समझौता किसके बीच होती है? पहले आप याद रखोगे चीन और जापान के बीच कौन सा समझौता होता है? तिंतसीन का समझौता। अब आपसे पूछ लिया गया कि यह समझौता आखिर कब होता है, तो आपको याद रखना है 1885 ईस्वी में चीन और जापान के बीच जो है तिंतसीन का समझौता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शिमोनोस्की की संधि निम्न में से किस चीनी राजनीतिज्ञ के प्रयासों का फल था। तो देखिए यहां पर शिमोनोस्की में जो संधि होती है यह किस चीनी राजनीतिज्ञ के प्रयास का फल था, तो आपको याद रखना है ली होंगचोंग। क्या याद रखोगे? ली होंगचोंग के प्रयासों का फल क्या था? तो शिमोनोस्की की संधि थी। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। शिमोनोस्की की संधि के बाद, किसके बाद? शिमोनोस्की की संधि के बाद यूरोपीय शक्तियों के दबाव स्वरूप जापान को चीन का कौन सा भाग लौटाना पड़ा था। देखिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संधि कौन थी? तो आप संधि याद रखोगे क्या कहते हैं? शिमोनोस्की की संधि। कौन सी संधि? शिमोनोस्की की संधि। और इस संधि के बाद यूरोपीय शक्तियों के किसके दबाव स्वरूप? तो यूरोपीय शक्तियों के दबाव स्वरूप जापान ने जो है चीन का कौन सा हिस्सा लौटाया, तो आपको याद रखना है जापान ने चीन का क्या कहते हैं लियोतुंग हिस्सा जो है यह किसको लौटा दिया? चीन को लौटा दिया। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है जापान ने
कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग कब बनाया? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जापान ने जो है कोरिया पर अपना आधिपत्य कब कायम कर लिया। तो उसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछ लिया गया कि जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग कब बनाया। तो सिंपली याद रखोगे 1910 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1910 ईस्वी में जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। आगे कहता है क्वेश्चंस कि जापान द्वारा चीन को शांतुंग प्रांत कब वापस लौटाया गया? तो जापान द्वारा जो है चीन के शांतुंग प्रांत को जो लौटाया गया था वह डेट क्या थी? तो मेरे भाई 1923 ईस्वी। कितना थी? 1923 ईस्वी में जापान ने चीन को शांतुंग प्रांत जो है यह लौटा दिया। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय चीन जापान युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो द्वितीय चीन जापान युद्ध जो है यह 1937 में कब शुरुआत होता है? 1937 में। डेट क्या थी? तो 7 जुलाई। डेट क्या थी? 7 जुलाई 1937 को यह क्या होता है? द्वितीय चीन जापान युद्ध शुरुआत होती है। और यह कब तक चलता है? तो सिंपली याद रखोगे 9 सितंबर 1945 तक द्वितीय चीन जापान युद्ध चलता है। और देखिए इसी बीच क्या होता है? इसी बीच में अमेरिका इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने क्या करा था? तो अमेरिका ने जापान पर क्या गिरा दिया? परमाणु बम गिरा दिया। जापान पर क्या गिरा दिया? परमाणु बम गिरा दिया। जापान के दो प्रांत हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा यह बम परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन यहां पर से क्वेश्चंस बन सकता है कि अमेरिका ने नागासाकी पर कब बम गिराया? अमेरिका ने क्या कहते हैं हिरोशिमा पर कब बम गिराया? तो इसका जो है कंप्लीटेशन मैं आपको करवा देता हूं। आगे चलिए, तो आगे बेड़ा पार सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। देखिए आपका जो है मैंने बेड़ा पार सीरीज में 90 क्वेश्चंस पिछली क्लासों में कंप्लीट करवा दिया था। यहां से मैं आपको 91 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवाऊंगा। और देखिए क्वेश्चंस कहता है अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिरवाया? तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। इस डेट के साथ साथ आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था? लिटिल बॉय परमाणु बम। ठीक है, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था। कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को। आगे देखना क्वेश्चन से कि अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? तो सिंपली याद रखेंगे 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका के द्वारा क्या किया गया? नागासाकी पर बम गिराया गया। अब यहां भी आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका ने जो नागासाकी पर बम गिराया इस परमाणु बम का क्या नाम था? तो इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। देखिए नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसका नाम था फैटमैन। और इसके बाद हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। यह बम कब गिराया गया नागासाकी पर? तो 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चंस कहता है कि किसे धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? स्टार लगाना। जॉन विक्लिफ को क्या कहा जाता है? तो धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। यह क्वेश्चन पूछी जा सकती है, स्टार लगा के रखिएगा और इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे? तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है इटालियन गद का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोकेसियो को क्या कहा जाता है? तो इटालियन गद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो आधुनिक क्रांति जो है इसकी शुरुआत कहां से? तो ब्रिटेन से होती है। इसलिए सबसे पहले आधुनिक क्रांति कहां पर? तो ब्रिटेन में हो गया। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि खुले द्वार की नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई जॉन हे को क्या कहा जाता है? तो खुले द्वार की नीति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है म्यूनिख फैक्ट। स्टार लगाइए। म्यूनिख फैक्ट कब होता है? तो 29 सितंबर 1938 को जो है मेरे भाई म्यूनिख फैक्ट होता है। आगे देखेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया? तो स्टार लगाना क्वेश्चंस पर। और याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिस्सा लिया गया यह 8 दिसंबर 1941 को। कब लिया गया? 8 दिसंबर 1941 को। आप प्यारा सा कमेंट करके बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलती है। नेक्स्ट देखेंगे इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन
क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि का पहली बार उल्लंघन कब किया गया? तो जर्मनी के द्वारा वर्साई की संधि का, कौन सी संधि? तो वर्साई की संधि का पहली बार जो उल्लंघन किया जाता है वह कब? तो 1935 ईस्वी में जर्मनी ने वर्साई की संधि का पहली बार उल्लंघन किया। क्वेश्चन आपका कहता है, द्वितीय अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चंस पर बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया था कि द्वितीय अफीम युद्ध जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले कब होती है? तो आपको पता है 1856 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन यदि बात करें, देखिए क्वेश्चंस कहता है ये समाप्त कब होता है? तो देखिए ये समाप्त कब होता है? 1860 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? द्वितीय अफीम युद्ध 1860 ईस्वी में समाप्त होता है। अब समाप्ति की बात है तो कुछ और क्वेश्चंस यहां से बन जाता है। चलिए, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि ऐसी कौन सी संधि है जिस संधि के बाद यह द्वितीय अफीम युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद एक और क्वेश्चंस आपको मैंने पिछले क्लासेस में करवाया था, यह भी आपको कमेंट करके बताना है कि देखिए यहां पर द्वितीय अफीम युद्ध जो है इसको किस और नाम से, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इस युद्ध का दूसरा नाम क्या है? इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आपका क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और स्टार लगाइए। ये क्वेश्चन जो है आपसे 2021 में पूछा गया है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के द्वारा किस राजवंश का अंत होता है? कहां पर? तो चीन में। ठीक है, 1911 ईस्वी में जो चीनी क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद चीन में किस राजवंश का अंत हो जाता है? तो सिंपली आप याद रखोगे मंचू राजवंश। देखिए मंचू राजवंश को एक और नाम से जाना जाता है। आपको मंचू राजवंश ना देकर के यदि किंग राजवंश दे दे, क्या दे दे मेरे भाई? किंग राजवंश, तो भी आपको नहीं घबराना है। मंचू राजवंश कहे या फिर किंग राजवंश कहे, आपको क्या करना है? तो सेम आंसर होगा, आपको टिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम लोग कि अगर बात करें मंचू राजवंश या किंग राजवंश, जिसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो सिंपली आपको बताना है मंचू राजवंश या किंग राजवंश के जो संस्थापक थे मेरे भाई वह कौन थे? तो सम्राट सुंझी। कौन थे मेरे भाई? सम्राट, नोट करिएगा, सम्राट सुंझी। क्या याद रखेंगे? सम्राट सुंझी। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वह है हान राजवंश से संबंधित। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हान राजवंश जो है यह किसके द्वारा, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, तो आपको याद रखना है लियू बांग के द्वारा। किसके द्वारा? लियू बांग, जिसके द्वारा क्या किया गया? तो हांग वंश की क्या की गई? तो नींव रखी गई थी। ये चीजें आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो सिंपली आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बॉक्सर, देखिए एक युद्ध बक्सर का युद्ध है और ये जो है बॉक्सर का युद्ध है। बॉक्सर, BOXER, कौन? BOXER, जिसको हम लोग मुक्केबाजी कहते हैं। तो बॉक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह जो है मेरे भाई यह कहां पर? तो चाइना की बात अभी हो रही है, तो चाइना में ही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि ये जो बॉक्सर विद्रोह है चाइना में कब होता है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए वैसे अगर बात करें बॉक्सर विद्रोह की, तो बॉक्सर विद्रोह 1898 में शुरू होता है और कहां से कहां तक? तो 1898 से लेकर 1901 ईस्वी तक यह चलता है। लेकिन जब मान लीजिए इस दोनों डेट में से कोई डेट आपके पेपर में ना दिया हो और केवल एक ही डेट दिया हो, तो आप क्या करोगे? जैसे कि मान लीजिए ऐसे ऑप्शंस में दे दे, क्या कहते हैं? 1897, इसके बाद दे दे 1890, इसके बाद दे दे 1900 और इसके बाद दे दे 1902। तो आप क्या करोगे? इसमें से कौन सा ऑप्शन को टिक करोगे? तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ना तो यहां पर 1898 दिया गया है और ना ही 1901 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? तो एग्जैक्ट डेट जो है बॉक्सर युद्ध का, बॉक्सर विद्रोह का, वह कौन सा डेट है? तो मेरे भाई 1900 ईस्वी। कितने ईस्वी? 1900 ईस्वी जो है कि एग्जैक्ट डेट माना जाता है। आगे बात करेंगे। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि जिस समय यह बॉक्सर विद्रोह होता है उस समय चीन में किस राजवंश का शासन होता है, तो आपको याद रखना है मंचू राजवंश का। किस राजवंश का? मंचू राजवंश का शासन होता है, या फिर कहे तो किंग राजवंश का शासन होता है। किस समय? जब चीन में बॉक्सर विद्रोह होता है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि चीन में महाप्रस्थान किसने प्रारंभ किया था? स्टार लगाइए क्वेश्चन पर। और देखिए महाप्रस्थान जो है यह चीन में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा इसका, क्या कहते हैं? चियांग काई शेक के द्वारा जो है महाप्रस्थान चीन में शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका प्यारा सा अगला क्वेश्चन कहता है, आप लोग शेयर करते जाओ। आप लोग शेयर और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, इसलिए मोटिवेशन नहीं मिलती। आपका जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा उतनी बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा।
ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जापान में मेइजी, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, मेइजी, मेइजी याद रखोगे, क्या याद रखोगे, मेइजी की पुनर्स्थापना जो है यह कब होती है। तो जापान में मेइजी की जो पुनर्स्थापना है मेरे भाई यह कब होता है, तो 1868 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1868 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सारे प्रश्नों को। और देखिए यहां पर आपका अगला क्वेश्चंस कहता है मेरे भाई, देखिए कहता है इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कौन थे। तो इंडोनेशिया, यहां पर याद रखोगे इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे वह कौन थे, तो सुकर्णी थे। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, स्टार लगाइए, ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपका कहता है कि कोरियाई युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो कोरियाई युद्ध की अगर बात कर लिया जाए तो कोरियाई युद्ध जो है यह 1950 में शुरुआत होती है। कब होती है, 1950 में। डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 25 जून कहोगे, क्या कहोगे, 25 जून 1950 ईस्वी को कोरियाई युद्ध आरंभ होता है। और यह कब से कब तक चलता है, तो पहला तो डेट आपको पता हो गया, 1950 में शुरू होता है। लेकिन 27 जुलाई, कब, 27 जुलाई 1953 तक, कब तक, 1953 तक कोरियाई युद्ध चलती है। यानी कि लगभग यह युद्ध कितने सालों तक, तो 3 सालों तक लड़ा जाता है। कितने सालों तक, 3 सालों तक जो है यह युद्ध चलती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आपको याद रखना है कि इस कोरियाई युद्ध में जो है कितने कोरियाई लोग मारे गए थे। तो सिंपली आपको याद रखना है 40 लाख लोग मारे गए। कितने लोग, 40 लाख कोरियाई लोग जो है कोरियाई युद्ध में मारा गया था। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर क्वेश्चंस बन सकता है कि इस कोरियाई युद्ध में किसकी हार होती है, किसकी पराजय होती है। तो आपको याद रखना है यूएसए, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पराजय हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि किस संधि ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त किया। मैंने पिछले ही क्लासेस में आपको करवाया था, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन था। और देखिए वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया और सीधा सीधा आपके पेपर में आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह किस संधि के बाद समाप्त हो जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि क्या कहते हैं, यादवों की संधि के बाद जो है आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो जाता है। आगे बात करेंगे, आई नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्टार लगाइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस कहता है मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति कब बने। तो मुस्तफा कमाल पाशा जो है यह तुर्की का राष्ट्रपति कब बनता है, तो मेरे भाई यह 1923 ईस्वी में बनता है। कितने ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चंस जो कि आपका 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, कमोडोर पेरी जापान कब पहुंचे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कमोडोर पेरी जो है यह जापान कब पहुंचता है, तो मेरे भाई 1853 ईस्वी को। डेट क्या थी, तो 8 जुलाई। डेट क्या थी, 8 जुलाई 1853 ईस्वी को कमोडोर पेरी कहां पहुंचता है, तो जापान पहुंच जाता है। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चंस। अब आपका ये वन लाइनर क्वेश्चंस है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहला। देखिए 15 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराया था, आज 16 से करने वाले हैं। क्वेश्चंस को बारी बारी से एक लाइन से आप नोट करते जाइएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस कहता है चीन में गृह युद्ध कब शुरू होता है। यहां पर मिस्टेक हो गई है, कब में शुरू होता है। देखिए चीन में गृह युद्ध जो है यह कब शुरू होता है, तो आपको याद रखना है 1928 ईस्वी में चीन में जो है गृह युद्ध शुरू होता है। आगे बात करते हैं 1925 ईस्वी में हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। हुनान में जो किसान आंदोलन होता है 1925 ईस्वी में, इसका नेतृत्व कौन करता है, तो आपको याद रखना है माओ त्से तुंग के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। किसके द्वारा, माओ त्से तुंग के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है माओ त्से तुंग का जन्म कब और कहां होता है। तो सिंपली देखिए इसका जो जन्म है माओ त्से तुंग का, यह 1893 ईस्वी में होता है। और यदि बात कर लिया जाए कहां पर होता है, तो हुनान में होता है। कहां पर, हुनान में माओ त्से तुंग का जन्म होता है, 1893 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखना कहता है कि किसने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिन में संभाली। यानी कि किसके द्वारा जो है केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली गई थी। तो आपको सिंपली याद रखना है चियांग कोई शेक के द्वारा। किसके द्वारा, चियांग कोई शेक के द्वारा। कोई शेक के द्वारा। देखिए चाइनीज नेम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप इसे जब रिपीट करके पढ़ोगे तो सिंपली आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा था, केंद्रीय सरकार की सत्ता जो है नानकिंग में किसने संभाली, तो चियांग कोई शेक के द्वारा संभाला गया। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा क्या कहता
कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने अपनी सरकार की स्थापना फामासा, क्या कहता है, फामासा में किसने अपनी सरकार की स्थापना करी? तो यहां भी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चांग कोइशेक। क्या हो जाएगा, चांग कोइशेक जो है, चांग कोइशेक, इसके द्वारा क्या किया गया था, तो फामासा में अपनी सरकार की स्थापना करी गई थी। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है साम्यवादियों का दमन करने के लिए चांग कोइशेक ने किस दल का गठन किया? स्टार लगाइए, दल वाला क्वेश्चन तो पक्का याद रख ही लेना। और देखिए ये कौन सा दल था, तो ब्लू शर्ट आतंकवादी दल था। कौन सा था दल, ब्लू शर्ट आतंकवादी दल, जिसका क्या कहते हैं, जिसका गठन किसके द्वारा किया गया, तो चांग कोइशेक के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो मेरे भाई आपका अगला 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य स्थापना चीन में कब होती है? तो सिंपली आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना कहां पर होती है, तो चीन में होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है माओ त्से तुंग। क्या याद रखना है, माओ त्से तुंग, जो कि क्या थे, तो माओ त्से तुंग चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका प्यारा सा अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है चाउ एन लाई। क्या याद रखना है, चाउ एन लाई जो थे, यह चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री था। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहां थी? तो चीन के जनवादी, स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और देखिए चीन के जनवादी गणराज्य की जो राजधानी थी वह कहां थी, तो हुनान थी। कहां थी, हुनान थी। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला, खुला दरवाजा की नीति कहां अपनाई गई? तो खुला दरवाजा की नीति चीन में अपनाई गई। कहां पर, चीन में अपनाई गई। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि चीन का दरवाजा खोलने का श्रेय किस देश को जाता है? तो बड़ी आसान भाषा में याद रखोगे, ब्रिटेन को जाता है। किसको जाता है, ब्रिटेन को चीन का दरवाजा खोलने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है खुला दरवाजा की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो खुला दरवाजा की नीति जो थी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन हे ने किया था। किसने किया था, जॉन हे ने। आगे बात करेंगे, अगला, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता था? तो एशिया का मरीज जो है यह पहले चीन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, चीन को कहा जाता था। आगे 30वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में, 1921 ईस्वी में होती है। बात करें ऑफलाइन क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपका ये एड्रेस है, आप यहां पर जाकर के क्या कर सकते हो, तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो हमारे क्लासेस से। कहता है कि जापान किस वर्ष राष्ट्र संघ से अलग हो गया? स्टार लगाना, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जापान जो है यह राष्ट्र संघ से कब अलग होता है? तो 1933 ईस्वी में जापान जो है यह राष्ट्र संघ से अलग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है मंसूरिया में जापानी आक्रमण की जांच हेतु राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपली याद रखना है मंचूरिया में जापानी आक्रमण की जांच के लिए जो राष्ट्र संघ के द्वारा आयोग का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में ग्रेटर जापान नेशनलिस्ट सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो देखिए ये चीजें याद रखना है आपको, ग्रेटर जापान नेशनलिस्ट सोसाइटी जिसका गठन कब किया जाता है? तो 1919 ईस्वी में किया जाता है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है जापान ने जर्मनी के साथ एंटी कॉमिंटर्न समझौते पर हस्ताक्षर कब किया? देखिए जापान और जर्मनी के बीच में एक समझौता होता है जिसका नाम क्या है? तो एंटी कॉमिंटर्न समझौता है। और यह समझौता जिस पर हस्ताक्षर कब किया जाता है? तो सिंपली याद रखना 1936 ईस्वी में इस समझौते पर क्या किया जाता है? हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान का प्रथम राजनीतिक दल कौन था? यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी करवाया है, तो चलिए आप फटाफट से कमेंट करके हमको बताइए कि जापान का प्रथम राजनीतिक दल कौन था? तो सिंपली याद रखेंगे कि जापान का जो प्रथम राजनीतिक दल था मेरे भाई वह जियूतो था। क्या था? जियूतो, जो कि जापान का प्रथम राजनीतिक दल था। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जापान द्वारा लंदन नौसेना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया जाता है? तो जापान जो है लंदन नौसेना समझौते पर कब हस्ताक्षर करती है? तो 1930 ईस्वी में लंदन नौसेना समझौते पर हस्ताक्षर जापान के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में संसदीय सरकार को समाप्त करने वाला नेशनल मोबिलाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो नेशनल मोबिलाइजेशन एक्ट जो है यह कब पारित किया जाता है? 1938 में पारित किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे,
आपका अगला क्वेश्चन है कि 1941 ईस्वी के बाद जापान में सेना द्वारा नियंत्रित किस एकमात्र दल का शासन था? तो जापान में 1941 में, डेट याद रखोगे कब, 1941 के बाद जो है जापान में सेना के द्वारा एकमात्र दल था, वह दल कौन था? तो शाही शासन सहायता संघ। यहां पर मिसटाइपिंग हो गई है, इसको आप शाही कर लेना, ठीक है। शाही शासन सहायता संघ, जो कि 1941 के बाद सेनाओं के द्वारा नियंत्रित एकमात्र दल था। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, जापान ने मंगोलिया पर अपना आधिपत्य कब कायम किया था? स्टार लगाना क्वेश्चंस पे। जापान ने मंगोलिया पर जो अपना आधिपत्य कायम किया वह कब कायम किया? तो 1933 ईस्वी में जापान के द्वारा मंगोलिया पर अपना आधिपत्य कायम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चंस कहता है कि जापान में नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन नामक 7 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ करने वाली जापानी प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको क्या याद रखना कि जापान में क्या किया जाता है, तो एक 7 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। जिस 7 सूत्री कार्यक्रम का नाम क्या होता है? तो नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन, ठीक है। और यह जो शुरुआत किया जाता है जापान के किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो आपको याद रखना है हिरिता प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? हिरिता प्रधानमंत्री, जिसके द्वारा जापान में 7 सूत्री कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन की शुरुआत की जाती है। आगे देखेंगे, अब आपका सीरीज जो है ये कौन सा सीरीज है मेरे भाई? तो यह बेड़ा पार सीरीज है। और यहां पर देखिए ये मिसटाइपिंग है, तो इसको क्या करते हैं, यहां से हम हटा देते हैं। बेड़ा पार सीरीज में हम आज भी 15 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपको 76 से लेकर 90 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवाऊंगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होगी इस सीरीज में, ठीक है। और बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं। सिंपली देखेंगे पहला क्वेश्चन। इससे पहले यार तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके। देखिए 76 क्वेश्चंस क्या कहता है कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन बना? तो सिंपली याद रखना कि जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार जो है कौन बनता है? चाइना बनता है। आगे क्वेश्चन है कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो मुत्सुहितो के द्वारा। किसके द्वारा? जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस अमेरिकी नाविक ने बलपूर्वक अमेरिकी व्यापार के लिए जापान का द्वार खोला था? तो सिंपली याद रखेंगे वह कौन सा नाविक था? तो मैथ्यू पेरी। क्या नाम था? मैथ्यू पेरी, जिसके द्वारा क्या किया गया? तो बलपूर्वक अमेरिकी व्यापार के लिए जापान का द्वार कब खोला गया? तो 1863 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान में कब सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो जापान में सन 1872 ईस्वी में नागरिकों के लिए या जापानी लोगों के लिए सैनिक सेवा क्या कर दिया गया? तो अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान ने, ठीक है, जापान ने रूस को कब हराया? तो जापान ने सन 1905 ईस्वी में रूस को हरा दिया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई, यह संधि कब हुआ था? तो यह संधि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को होता है। कब होता है? 5 सितंबर 1905 को होता है। याद रखेंगे कौन सी संधि है? तो पोर्ट्समाउथ संधि। कौन सी संधि? पोर्ट्समाउथ संधि। और इस संधि के तहत जो है मेरे भाई 1904 से लेकर 1905 के बीच रूस और जापान के बीच होने वाला युद्ध जो है वह समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पीत आतंक से, ये याद रखेंगे, पीत आतंक से के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता था? तो पीत आतंक से के नाम से जापान को संबोधित किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी? तो जापान के द्वारा 20 मार्च 1933 ईस्वी को राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है त्याग दी गई, यानी कि जापान जो है 20 मार्च 1933 को राष्ट्र संघ से अलग हो गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किसका साथ दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जापान के द्वारा धुरी राष्ट्र का क्या किया गया? तो साथ दिया गया। धुरी राष्ट्र, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत 2 गुट था, एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र और एक का नाम था मित्र राष्ट्र, जिसमें जापान जो था यह किसके अंतर्गत था? तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? तो
अमेरिका के द्वारा जो है एटम बम जापान पर कब, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने बम गिराया, तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चंस बन जाता है कि हिरोशिमा पर जापान के द्वारा कब बम गिराया गया था और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा कब बम गिराया गया था। इस दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लासेस में करवाया है। नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख आतंकवादी शक्तियों के प्रथम दल को क्या कहा जाता था, तो द्वितीय विश्व के अंतर्गत प्रमुख आतंकवादी शक्तियां जो थी उसे एक्सिस पावर कहा जाता था। एक्सिस पावर के अंतर्गत कौन कौन से देश थे, इटली, जर्मनी और जापान। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी, तो विश्व भर में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मैथ्यू पेरी जापान कब पहुंचे, तो सन 1854 ईस्वी में मैथ्यू पेरी जापान पहुंचा था। आगे देखेंगे कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो मेरे भाई रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। क्वेश्चन कहता है कि कब प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ हुआ था। बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, हर फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना फैक्ट मैं नोट कराऊंगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अफीम युद्ध की, तो प्रथम अफीम युद्ध जो है यह शुरुआत कब होती है, 1839 ईस्वी में। लेकिन अगर बात किया जाए प्रथम अफीम युद्ध खत्म कब होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और शुरुआत कब होता है पूछा गया, तो आपसे खत्म कब होता है ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है 1839 में शुरू होकर 1842 ईस्वी में जो है प्रथम अफीम युद्ध समाप्त होता है। बात करते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध जो है यह किसके और किसके बीच होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपली आप बताओगे मेरे भाई, चीन एंड ब्रिटेन के बीच। किसके बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच जो है प्रथम अफीम युद्ध होता है। चलो आप कमेंट करके बताओ, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि प्रथम अफीम युद्ध में किसकी हार होती है। फिर अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं प्रथम अफीम युद्ध की, तो यह युद्ध आखिर होता क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए एक सबसे बड़ी चीजें हैं कि अफीम के यातायात पर रोक लगा दिया गया, किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफीम के यातायात पर, किस पर, अफीम के यातायात पर रोक लगाने के दौरान जो है कौन सी युद्ध प्रारंभ होती है, तो आपको बताना है प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ होती है। और यह रोक किसके द्वारा लगाया गया था, तो चाइना के द्वारा रोक लगाया गया था। चलिए बात करते हैं अगर प्रथम अफीम युद्ध की, तो प्रथम अफीम युद्ध जो समाप्त होता है यह कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे मेरे भाई, नानकिन संधि। कौन सी संधि, नानकिंग संधि, जिसके तहत क्या होता है, तो प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर अगर यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि जिस टाइम प्रथम अफीम युद्ध होता है उस टाइम चीन का सम्राट कौन था, तो आपको याद रखना है दाओ ग्वांग। क्या याद रखना है, दाओ ग्वांग जो है इस समय चीन का सम्राट था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और निश्चित पूछा जा सकता है कि प्रथम युद्ध के समय, ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था, तो क्या याद रखोगे, दाओ ग्वांग। चाइनीज नाम है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कहना हमारी तरह भी आपको आ जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, तो मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन कहता है जापान में टोक्यो का पुराना नाम क्या था। स्टार लगाइए क्वेश्चन, ठीक है। जापान में टोक्यो का पुराना नाम, देखो कैसे याद रख सकते हो, जब कहीं जाओगे किसी को टोकोगे तो क्या कहोगे, या ये दे दो, क्या दे दो, ये दे दो, यानी कि जापान में टोक्यो का जो पुराना नाम था वो क्या था, ये दे दो, ठीक है। ये चीजें याद रखोगे। अगर बात करते हैं, देखिए प्रेजेंट टाइम पर जापान की राजधानी कहां है, तो प्रेजेंट टाइम पर जापान की जो राजधानी है वह टोक्यो है। क्या है, टोक्यो। और ये देखिए टोक्यो जापान की राजधानी कब बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है 1867 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। 2 पॉइंट्स यहां से आपको निश्चित ही याद करके रखना है। आगे बात करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1931 में जापान ने चीन के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो सिंपली याद रखना है डेट क्या थी, 1931। और 1931 में किसके द्वारा आक्रमण किया गया, जापान के द्वारा। कहां, किस पर आक्रमण किया गया, तो चीन पर। लेकिन चीन के किस राज्य पर आक्रमण किया गया, तो आपको याद रखना है मंचूरियन राज्य पर। किस राज्य पर मेरे भाई, मंचूरियन राज्य, जो कि चीन का एक राज्य है जिस पर जापान के द्वारा क्या किया गया, 1931 में आक्रमण किया गया। आगे बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो सिंपली आपका अगला क्वेश्चन कहता है ताइपिंग विद्रोह। देखिए इसके बारे में आपको पिछले यानी कि तीसरे मॉडल प्रैक्टिस सेट में पूरे डिटेल
एक्सप्लेनेशन आपको बताया था ताइपिंग विद्रोह के बारे में। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए बात करते हैं ताइपिंग विद्रोह जो है यह किस देश में घटित होता है या किस देश में होता है, तो सिंपली याद रखना चाइना में जो है ताइपिंग विद्रोह होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए आप कमेंट करके बताना हमको कि जिस समय चाइना में ताइपिंग विद्रोह होता है उस समय चाइना में किस राजवंश का शासन होता है। और ये राजवंश वाला क्वेश्चन तो तुमको जरूर याद रखना है, पूछा ही जाएगा एक ना एक क्वेश्चन। तो सिंपली देखिए आपको ये क्वेश्चंस कमेंट करके बताना है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। तो देखिए उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहते हैं मेरे भाई, तो जापान को कहते हैं। अब ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो देखिए आपसे अब ये भी पूछ लिया तो जा सकता है कि डूबते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है डूबते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नॉर्वे को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन है तुंग मेंग हुई संस्था जो है यह किसके द्वारा संगठित किया जाता है। संस्था का नाम क्या है, तुंग मेंग हुई। अब देखिए तुंग मेंग हुई संस्था जो है यह सनायत सेन के द्वारा संगठित किया जाता है। अगर आपसे मैं पूछ लूं, देखिए सनायत सेन की अगर बात करें तो इसे चीन का क्या कहा जाता है, चीन का पिता कहा जाता है। चीन का पिता किसको कहा जाता है, सनायत सेन को कहा जाता है। चले आगे, जैसे कि आपका भारत का पिता किसको कहते हैं, भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जैसे कहते हो ना, ठीक उसी प्रकार से चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, तो सनायत सेन को कहा जाता है। और इसके द्वारा ही कौन सी संस्था, तो तुंग मेंग हुई संस्था जो है संगठित करी गई थी। आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है बर्मा को भारत का हिस्सा किसने बनाया था। बर्मा जो कि कहां की राजधानी है मेरे भाई, म्यांमार की राजधानी है। कहां की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी क्या है, तो बर्मा है। और इस बर्मा को भारत का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था, तो सिंपली आपको याद रखना है बर्मा को जो है भारत का हिस्सा किसने बनाया, तो ब्रिटेन ने बनाया। किसने बनाया, ब्रिटेन ने। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा कितने युद्धों लड़ने के बाद, कितने युद्ध लड़ने के बाद जो है बर्मा को भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो आपको याद रखना है 3 युद्ध जो है बर्मा के द्वारा ब्रिटेन के द्वारा लड़ा गया और इस युद्ध के बाद बर्मा को किसका हिस्सा बनाया गया, तो भारत का हिस्सा बनाया गया था। ये सारी चीजों को आपको बड़ी ध्यान से याद रखना है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंडोनेशियन राष्ट्रवाद का जन्म कहां हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और पूछ लिया जा सकता है आपसे। आपको याद रखना है इंडोनेशियन राष्ट्रवाद, और इसका जो जन्म हुआ था यह जावा में हुआ था। कहां पर हुआ था, जावा में। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जापानी प्रमुख में फिलीपींस कितने वर्ष तक रहा था, यानी कि जापानी प्रमुख के साथ जो है फिलीपींस कितने दिनों तक मिलकर रहा, कितने वर्षों तक, तो आपको याद रखना है 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। आगे बात करेंगे देखिएगा 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपका 10वां क्वेश्चन है 4 जुलाई 1946 में कौन सा देश आजाद हुआ था। तो यहां पर क्या चीन आजाद हुआ था, नो। जापान तो नो, बर्मा तो नो। यहां पर देखिए फिलीपींस जो है यह कब आजाद होता है, 1946 में आजाद होता है। डेट क्या थी, तो 4 जुलाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि वेरा पार सीरीज है। और वेरा पार सीरीज में आज हम लोग मुस्तफा कमाल पाशा और तुर्की शासन से संबंधित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश होता है। तो आपको याद रखना है जापान के साम्राज्यवाद का शिकार सबसे पहले कौन होता है, चाइना होता है। आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 30 क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करा दिया है, ये 31 से स्टार्ट है, आज 32 क्वेश्चन कहता है कि किसको अतातुर्क यानी कि तुर्की का पिता के उपनाम से जाना जाता है। तो तुर्की का पिता किसको, तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। आपका अगला क्वेश्चन है मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म कब और कहां होता है। तो मुस्तफा कमाल पाशा जिसका जन्म 19 मई 1881 ईस्वी को कहां पर, तो सेलेनिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्तफा कमाल पाशा का पिता का नाम क्या था। तो अली रजा जो है यह मुस्तफा कमाल पाशा के पिता का नाम था। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन देखो कहता है कि तुर्की में एकता एवं प्रगति समिति का गठन कब हुआ। तो तुर्की में एकता एवं प्रगति समिति जो है इसका गठन 1889 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि देखिए यहां पर क्वेश्चन है प्रारंभ में कमाल पाशा यानी कि मुस्तफा कमाल पाशा
किसके प्रभाव में आया था? तो एकता एवं प्रगति समिति के प्रभाव में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्या याद रखना है। अगला क्वेश्चन से, एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने कौन से युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी? तो आपको याद रखना है गल्लीपोती युद्ध में। किस युद्ध में? गल्लीपोती युद्ध में जो है कमाल पाशा ने एक शानदार सफलता प्राप्त किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लिया जा सकता है। आपको याद रखना है 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए क्वेश्चन से, 1919 ईस्वी में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1919 में होता है, जिसकी अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन से आपका कि 1923 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में कौन सी संधि हुई? तो आपको याद रखना है लोजान की संधि। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्की एवं यूनान के बीच 1923 में होने वाला संधि लुजान की संधि है। अब आइए बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुर्की गणतंत्र की घोषणा कब होती है? तो तुर्की गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 को होती है। अगला है कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को समाप्त कब किया था? ठीक है, तो यह जो है खिलाफत को समाप्त कब किया? तो कमाल पाशा के द्वारा तो 3 मार्च 1924 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि तुर्की में नए संविधान की घोषणा तो 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? तो मुस्तफा कमाल पाशा को जो है तुर्की के नए गणतंत्र का क्या बनाया गया था? राष्ट्रपिता बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी, स्टार लगाइए, रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी का संस्थापक तो मुस्तफा कमाल पाशा। पक्का पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि जापान में सामंतवाद की समाप्ति की शाही घोषणा कब की गई थी? तो जापान में सामंतवाद की समाप्ति की शाही घोषणा जो है यह 1871 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि जापान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैनिक सेवा, कौन सी सेवा? सैनिक सेवा, यह कब अनिवार्य की गई थी? तो देखिए जापान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य की घोषणा जो है यह 1872 ईस्वी में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि जापान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस देश की शिक्षा पद्धति को मॉडल के रूप में लिया गया? तो सिंपली याद रखेंगे जापान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा देश था? तो वह फ्रांस था, जहां के शिक्षा पद्धति को मॉडल के रूप में लिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मोइजी संविधान के निर्माण में जापानी राजनीतिज्ञ ईटो ने जर्मनी के किस प्रांत के संविधान को महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया? तो सिंपली याद रखेंगे वह कौन सा प्रांत है? तो बावरिया प्रांत है। कौन सा प्रांत? बावरिया प्रांत को। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि जापान में नई भू राजस्व प्रणाली कब लागू की गई थी? तो जापान में नई भू राजस्व प्रणाली जो है मेरे भाई यह कब लागू किया जाता है? 1873 ईस्वी में। कब किया जाता है? 1873 ईस्वी में जापान में नई भू राजस्व प्रणाली लागू की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में पहली रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया था? तो जापान में पहली रेलवे लाइन, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है और आपको याद रखना है यह जो रेलवे लाइन है जिसका कार्य समापन कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान में पहली रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ? 1872 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब की गई थी? तो बैंक ऑफ जापान जो है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो जापान में पहला महिला विश्वविद्यालय जो है 1913 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। देखिए ये जितना ईस्वी वाला क्वेश्चन है आपको जरूर याद रख लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पक्के आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में पहला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? यहां पर महिला की बात नहीं की जा रही है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि जापान में पहला विश्वविद्यालय जो है यह जापान के किस नगर में स्थापित किया जाता है? तो आपको याद रखना है टोक्यो में। कहां पर? टोक्यो में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जापान की राजधानी कहां है, आप कमेंट करके बताइए कि जापान की राजधानी कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान में जवात्सु से
तात्पर्य था, यानी कि जापान में ज़बात्सु का क्या अर्थ था? क्या यह एक वित्तीय अल्पतंत्र थी, या फिर जापानी संसद को ज़बात्सु कहा जाता है, या फिर जापानी डाक प्रणाली को ज़बात्सु कहा जाता है, या फिर जापानी सामंत वर्ग को ज़बात्सु कहा जाता है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि जापान में जो ज़बात्सु है यह किसको कहा जाता है? तो यह एक वित्तीय अल्पतंत्र है। क्या है? यह एक वित्तीय अल्पतंत्र है, ज़बात्सु। आगे बढ़ेंगे, चलिए बेड़ा पार सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। और बेड़ा पार सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, यहां पर मिस टाइपिंग हो गई है, आप इसको क्या कर लोगे? तो आज जो है रूस और जापान से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 60 क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे करवा दिया है, आज हम 61 से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और 15 क्वेश्चंस देखेंगे आज के इस बेड़ा पार सीरीज में, जहां से एक आध क्वेश्चंस जो है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आके आपके पेपर में सीधा सीधा छप जाएगा। देखो क्वेश्चंस कहता है कि 1904 से 1905 में रूस और जापान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? देखिए 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में जो युद्ध होता है, यह युद्ध किस संधि के बाद समाप्त होता है? तो आपको याद रखना है, पोर्ट्समाउथ संधि के बाद जो क्या होता है, तो रूस और जापान का जो युद्ध है 1904 और 1905 का, यह क्या होता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूस जापान का युद्ध कब होता है? तो रूस और जापान का युद्ध 1904 और 1905 में होता है। अब आपको यहां पर कमेंट करके हमें बताना है कि इस रूस और जापान के युद्ध में किसकी विजय होती है, यानी कि कौन इस युद्ध को जीतता है और कौन इस युद्ध को हार जाता है, यानी कि इस युद्ध में कौन पराजित होता है और कौन विजय होता है। चलिए आप फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान का योद्धा वर्ग क्या कहलाता था? तो जापान के योद्धा वर्ग को वुशी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वुशी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जापानी लोग का मुख्य भोजन क्या है? तो जापानी लोग का मुख्य भोजन चावल और मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मुत्सुहितो, ठीक है, मुत्सुहितो जापान का सम्राट कब बनता है? तो मुत्सुहितो जो है 1868 ईस्वी में जापान का सम्राट बनता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जापान की प्रथम रेलवे लाइन कब और कहां बिछाई गई थी? ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराया है। देखिए जापान में पहली रेलवे लाइन जो है 1870 से बिछाना स्टार्ट होता है और 1872 में यह कार्य संपन्न हो जाता है और यह रेलवे लाइन टोक्यो और योकोहामा के मध्य में बिछाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जापान में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है और सिंपली याद रखोगे कि जापान में महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार 1947 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है? 1947 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है नानकीन की संधि कब होती है? तो 1842 ईस्वी में नानकीन की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है रिवाइन चाइना सोसाइटी, स्टार लगाइए क्वेश्चन पर, पूछ सकता है रिवाइन चाइना सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है? तो रिवाइन चाइना सोसाइटी 1894 में स्थापित किया जाता है और यह किसके द्वारा? तो डॉक्टर सनायत सेन के द्वारा इसे स्थापित की जाती है। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि तुंग मिंग हुई की स्थापना कब होती है? तो तुंग मिंग हुई एक प्रकार की संस्था थी और इस संस्था को 1905 ईस्वी में क्या किया जाता है? तो स्थापित किया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताना कि तुंग मिंग हुई जो है इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लासेस में करवाया है। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला क्वेश्चन है कि चीन में मंचू वंश का अंत कब होता है? तो चीन में मंचू वंश जो है इसका अंत 1917 ईस्वी में होता है। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं माओ त्से तुंग ने नया लोकतंत्र, कौन सा पुस्तक है? देखिए ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, माओ त्से तुंग के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया नया लोकतंत्र। यह पुस्तक उसके द्वारा कब लिखा गया था? तो 1940 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1940 ईस्वी में नया लोकतंत्र पुस्तक लिखा गया, जिसके लेखक कौन थे? तो माओ त्से तुंग थे। आगे देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर, पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब और किसके नेतृत्व में स्थापित होती है? तो देखिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार है यह 1949 ईस्वी में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्या होती है? तो स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? तो जापान का जो प्रथम सम्राट है यह जिम्मू को माना जाता है। किसको माना जाता है? जिम्मू को जापान का प्रथम सम्राट माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन जो कि इस बेड़ा पार सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जापान में सम्राट किस नाम से जाने जाते थे? तो जापान के सम्राट को मिकाडो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जापान के सम्राट को मिकाडो कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीनी गणतंत्र
तंत्र का राष्ट्रपति बना? तो देखिए सबसे पहला चीज यहां पर एक नाम आता है युआन शिकाई। तो हम लोग बेसिक परिचय जान लेते हैं युआन शिकाई के बारे में। मेरे भाई युआन शिकाई जो है इसकी मृत्यु आखिर है कब होती है? तो आपको याद रखना है युआन शिकाई की मृत्यु 6 जून 1916 को होता है। कब होता है? युआन शिकाई की मृत्यु 6 जून 1916 को होता है। देखिए युआन शिकाई के संबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखना कि युआन शिकाई को जो है चीन का पहला सरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीन का पहला सरदार किसे? तो युआन शिकाई को कहा जाता था। अब बात करते हैं कि जब युआन शिकाई की मृत्यु 6 जून 1916 को हो जाती है तो उसके बाद मेरे भाई चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बनता है? तो आपको याद रखना है ल्यूआन हुंग जो है युआन शिकाई के बाद चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति बनता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि थुंग मंग हुई के संस्थापक कौन थे? तो देखिए अगर बात करें थुंग मंग हुई की तो थुंग मंग हुई जो है एक संस्था थी और इस संस्था का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सनायत सेन को थुंग मंग हुई की संस्था का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन है युआन शिकाई द्वारा नवीन संविधान कब लागू किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 के पेपर में पूछा गया था। युआन शिकाई के द्वारा नवीन संविधान कब लागू किया गया? तो सिंपली आपको याद रखना है 1914 ईस्वी में युआन शिकाई के द्वारा नवीन संविधान चाइना में लागू की गई थी। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है मंगोलिया की स्वतंत्रता के प्रश्न पर रूस चीन संधि कब संपन्न होती है? तो मंगोलिया के स्वतंत्रता के संबंध में रूस चीन के बीच में जो संधि होती है यह संधि नवंबर 1913 को क्या हो जाती है? तो संपन्न हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो सिंपली आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीन प्रदेश, देखिए चीन के 2 प्रदेश कौन कौन से थे? तो सांतुंग और क्याऊ। ठीक है, याद रखना सांतुंग और क्याऊ को जो है यह किसके अधिकार में सौंप दिया गया? सांतुंग और क्याऊ को जो है किस देश के अधिकार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद सौंप दिया जाता है? तो सिंपली सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरुआत होती है और कब समाप्त होती है मेरे भाई? तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात ही चीन प्रदेश में चीन के 2 प्रदेश, एक सांतुंग और एक क्याऊ, जिसको किसके अधिकार में सौंप दिया जाता है? तो जापान के अधिकार में सौंप दिया जाता है। आगे चलिए आप कमेंट करके हमको बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध यह कब शुरू होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो यह कब शुरू होता है? आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है 1914 ईस्वी में चीन एवं तिब्बत के बीच, किसके बीच? चीन एवं तिब्बत के बीच संपन्न हुए समझौते में शामिल तीसरा देश कौन था? देखो एक देश तो क्या हो गया इस समझौते में? चीन, और दूसरा देश कौन है? तो तिब्बत हो गया। लेकिन बात करते हैं कि इस समझौते में तीसरा देश कौन शामिल था? तो मेरे भाई तीसरा देश ब्रिटेन शामिल था। कौन शामिल था? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पर सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सनायत सेन के त्रिसिद्धांतों में शामिल नहीं था। तो सनायत सेन का जो त्रिसिद्धांत था इसमें क्या क्या शामिल था पहले ये जान लीजिए। सबसे पहला तो आपका राष्ट्रवाद शामिल था, इसके बाद मेरे भाई राष्ट्रवाद के बाद आर्थिक लोकतंत्रवाद शामिल था और राजनीतिक लोकतंत्रवाद शामिल था। यहां पर बच क्या जाता है? साम्यवाद। तो सनायत सेन के त्रिसिद्धांत में साम्यवाद को शामिल नहीं किया गया था। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला क्वेश्चन है क्योमिंतांग द्वारा वेमपाओ में स्थापित सैनिक अकादमी का अध्यक्ष कौन था? तो क्योमिंतांग द्वारा जो है वेमपाओ में स्थापित किया गया था सैनिक अकादमी, जिसका अध्यक्ष कौन था मेरे भाई? तो चांग काई शेक जिसका अध्यक्ष था। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्योमिंतांग दल के पुनर्गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले माइकल बिरोदिन किस देश के नागरिक थे? तो आपको क्या जानना है माइकल बिरोदिन के बारे में? किसके बारे में जानना है? तो सिंपली आपको याद रखना है माइकल बिरोदिन जो थे मेरे भाई यह जापान के नागरिक थे। कहां के नागरिक थे? जापान के नागरिक थे, जिसके द्वारा क्योमिंतांग दल की जब पुनर्गठन किया गया तो इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बात करेंगे 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बेड़ा पार सीरीज देखने वाले हैं। बेड़ा पार सीरीज के बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस कहता है साम्यवाद में
पूर्ण आस्था रखने वाला दल कौन सा है यहाँ पर? क्या क्योमिन्हांग दल है, या फिर थुंगमेंग हुई दल है, या फिर कुंग चांग हांग दल है, या फिर पेग पाओ दल है? आप कहोगे सर कैसा कैसा नाम है? मेरे भाई चाइनीज नाम है, और चाइनीज में ये स्थापित दल है, इसलिए इसका कुछ इस प्रकार से नाम है। तो डिफिकल्ट आपके लिए हो सकती है, बट आप इसे याद रख सकते हो कि साम्यवाद, क्या साम्यवाद में पूर्ण आस्था रखने वाला जो दल था यह कुंग चांग हांग दल था। कौन था? कुंग चांग हांग दल था। आइए बात करते हैं अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज की, और यह सीरीज है आपका बेड़ा पार सीरीज। कौन सा सीरीज है? बेड़ा पार सीरीज। लगाएगा आपका भी बेड़ा पार, और आप हो जाइए तैयार। तो देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चंस, इससे पहले मैंने आपको 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। देखो क्वेश्चंस कहता है, आज जो सीरीज है ये, आज सीरीज में हम लोग हिंद चीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष होती है? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में होती है। आगे देखना क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो आपका अगला क्वेश्चन है लियोंग किचाओ कौन थे? तो मेरे भाई लियोंग किचाओ जो थे एक चीनी समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी। तो हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो मेरे भाई पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को जो है फ्रांसीसी उपनिवेश में विकसित किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश के रूप में इंडो चाइना को क्या किया? तो विकसित किया। अब आइए बात करते हैं 51 क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिसके शासन काल में वियतनाम ने क्या किया था? तो युद्ध में पहली बार भाग लिया। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? तो अमेरिका के शासक थे कैनेडी के शासन काल में। किसके शासन काल में? कैनेडी के शासन काल में वियतनाम ने पहली बार युद्ध में भाग लिया। आगे क्वेश्चन कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन के अंतर्गत 3 बड़े क्षेत्र आते हैं, एक तो आपका कंबोडिया, एक वियतनाम और एक लाओस। फिर हम लोग देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो नियो लियो हक्सत जो है या पाथेट लाओ की क्या थी? तो एक राजनीतिक पार्टी थी। आप इसे सुनिए गौर से, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर जो थी यह सिंघानुक की सेना थी। किसकी सेना थी? सिंघानुक की सेना थी। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बनता है? तो 1863 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का क्या बनता है? तो संरक्षित राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका ने रबर के बागवान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला नाम का एक रसायन था जिसका अमेरिका के द्वारा क्या किया गया? तो रबर के बागवान पर छिड़काव किया गया। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष होती है? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना है यह 1945 यानी कि 1945 में होती है। अगला क्वेश्चन वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में होता है? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जब होती है उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन रहता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने कहां पर अपना केंद्र बनाया? तो मेरे भाई मलक्का में पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था? तो अपना केंद्र बनाया गया था। एक आखिरी आज के सीरीज का क्वेश्चन है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह जो है यह 1868 ईस्वी को होता है। कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था? देखिए ये चीजें आपको याद रखना है। कौन सा दल है? तो कुओमिंतांग दल। कौन सा दल है मेरे भाई? कुओमिंतांग दल जो है इसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपली आपको याद रखना है सनायत सेन जो है, डॉक्टर सनायत सेन, इसके द्वारा कुओमिंतांग दल की स्थापना करी गई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक जो है सनायत सेन, इसने कब इस दल की स्थापना करी? तो आपको डेट याद रखना है 24 नवंबर 1894 ईस्वी को जो है क्या कहते हैं कुओमिंतांग दल की स्थापना होती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सनायत सेन के द्वारा किया जाता है। सिंपली बात करेंगे कुओमिंतांग दल की, तो कुओमिंतांग दल का जो अर्थ होता है यह क्या होता है? तो कुओमिंतांग दल का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपली आपको याद
रखना है, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्या याद रखना है? नेशनलिस्ट, नोट करिए, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि किसका शाब्दिक अर्थ है? तो मेरे भाई यह कुओमिंतांग का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चंस देखेंगे कि सुधार के 100 दिन संबंधित है। तो सुधार के जो 100 दिन है, यह क्या कोरिया से संबंधित है, या जापान से संबंधित है, या चीन से संबंधित है, या वर्मा से संबंधित है? तो देखिए यहां पर सुधार के 100 दिन जो है मेरे भाई, यह चाइना से संबंधित है। और यह सुधार के 100 दिन क्या है? तो यह एक सुधार आंदोलन चलाया गया था। कहां पर? तो चाइना में। यह एक सुधार आंदोलन है। क्या है? यह एक सुधार आंदोलन है जो कि चाइना में चलाया गया। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि यह किस राजवंश के द्वारा चलाया गया, तो सिंपली आपको याद रखना है, चाइना में किंग राजवंश के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना में किंग राजवंश के द्वारा जो है सुधार के 100 दिन यानी कि सुधार आंदोलन चलाए गए थे। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सम्मेलन द्वारा जापान की नाविक शक्ति को परिसीमित किया गया? स्टार लगाइए क्वेश्चंस, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चंस है कि किस सम्मेलन द्वारा जापान के नाविक शक्ति को परिसीमित किया गया, यानी कि उसे थोड़े से में समेटने की प्रयास करी गई। तो यह कौन सा सम्मेलन था? यह पेरिस सम्मेलन था। ठीक है, आगे चलिए आप कमेंट करके बताइए कि यह जो पेरिस सम्मेलन है, यह पेरिस सम्मेलन कब होता है? आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अफीम युद्ध कब प्रारंभ होता है? मैंने आपको पहली क्लासेस में द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन बताया है, आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी काम आ जाएगा। विशेष यहां पर देखिए द्वितीय अफीम युद्ध की बात करी जा रही है, तो सिंपली आपको याद रखना है द्वितीय अफीम युद्ध जो है 1856 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और देखिए यहां पर यह 1856 से लेकर 1860 तक चलता है। कब तक चलता है? 1860 तक चलता है। अब यहां पर यह तो द्वितीय अफीम युद्ध है। इससे पहले यदि मैं आपसे बात कर लूं कि प्रथम अफीम युद्ध जो है यह कब होता है, तो प्रथम अफीम युद्ध आपको याद रखना है 1839 ईस्वी में शुरुआत होती है, और यह 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक जो है प्रथम कौन सा युद्ध चलता है? प्रथम अफीम युद्ध चलता है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी करवाया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। देखिए जापान का सबसे बड़ा द्वीप यदि आपसे पूछ लिया जाए तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हुन्सु। कौन सा द्वीप है? हुन्सु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि बताइए हुन्सु जो है, यह जो द्वीप है, यह विश्व में कितने नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपको कमेंट करके ये बताना है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। तो सिंपली मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि जापान में शोगुन कौन था? देखिए शोगुन याद रखना है, और यह शोगुन जो था यह एक सैन्य अधिकारी था। क्या था भाई मेरे? जो शोगुन जो था यह सैन्य अधिकारी था जापान में। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध। यहां जो मैं आपको फैक्ट नोट कराऊंगा, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का छपेगा, इसलिए जरूर देखिए क्या क्या फैक्ट है। तो सबसे पहले द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध की अगर बात कर लिया जाए तो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में होता है। अब बात करते हैं कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है यह किसकी और किसके बीच होता है। तो देखिए ब्रिटिश शासक थे एक लॉर्ड डलहौजी। कौन थे मेरे भाई? ब्रिटिश शासक लॉर्ड डलहौजी, नोट करिएगा, लॉर्ड डलहौजी और वर्मा के बीच में जो है, यानी कि कहने का मतलब ब्रिटिश शासक और वर्मा के बीच में यह युद्ध होता है, जिस युद्ध में लॉर्ड डलहौजी की सेना जो है जीत जाती है और वर्मा को पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, यह तो किसका विवरण था? यह द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध का विवरण था। फिर मेरे भाई यदि बात करूं प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के बारे में, यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए द्वितीय से बना तो प्रथम से भी बन सकता है। अगर मैं बात करूं प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की, तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है यह 5 मार्च 1824 को शुरू होता है। कब होता है? 5 मार्च 1824 को शुरू होता है, और यह कब तक चलता है? तो 24 फरवरी 1826 तक चलता है। कब तक चलता है? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 5 मार्च 1824 से शुरू होकर 24 फरवरी 1826 तक चलता है। और इसमें भी देखिए यह युद्ध भी जो है यह ब्रिटिश शासक और किसके बीच? तो वर्मा के बीच होता है। अब बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है मेरे भाई यह किस संधि के दौरान जो है अंत होता है? तो आपको याद रखना है यांडबू संधि। कौन सी संधि? यांडबू संधि के दौरान जो है इस युद्ध का, किस युद्ध का? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध
का अंत हो जाता है। अब यहां मैंने आपको प्रथम और द्वितीय के बारे में बता दिया। यदि आपसे तृतीय के बारे में पूछ लिया जाए, क्वेश्चंस तो बन सकता है, क्योंकि देखिए प्रथम द्वितीय से बन जाएगा तो तृतीय से क्यों नहीं बन सकता है। तो सिंपली तृतीय के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक चलता है, तो यह बहुत कम दिनों तक चलता है। आपको नोट करना है कब से कब तक चलता है, तो 14 से 27 नवंबर, 14 से 27 नवंबर कब तक, तो 1885 ईस्वी में। कब तक, 14 से 27 नवंबर 1885 ईस्वी में आपका तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाता है। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है तुर्की में खिलाफत, ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो है यह समाप्त किया गया। तो तुर्की में खिलाफत आंदोलन जो है यह कब समाप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है 1924 ईस्वी में। यदि बात करूं भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है, चलिए कमेंट करके बताइए। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है मेरे भाई यह कब होता है, तो सिंपली आपको याद रखना 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन की क्या होती है, तो शुरुआत होती है। आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वप्रथम स्वतंत्र होने वाला देश कौन सा था। तो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश जो था वह फिलीपींस था। कौन सा देश था, फिलीपींस, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला देश है। आगे बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यूरोप में वियतनाम के सिपाही फ्रांस के किस युद्ध में लड़े थे। यूरोप में, ठीक है, कहां पर, यूरोप में वियतनाम के सिपाही के द्वारा फ्रांस के लिए किस युद्ध में लड़ा गया था। तो क्या क्रीमिया युद्ध था, जी नहीं। क्या प्रथम विश्व युद्ध था, जी नहीं। क्या द्वितीय विश्व युद्ध था, जी नहीं। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि इस युद्ध का नाम क्या था जिस युद्ध में यूरोप में वियतनाम के सिपाही ने फ्रांस के लिए लड़ा था। किसके लिए लड़ा था, फ्रांस के लिए लड़ा था। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर। देखिए आपको मैंने बताया था कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बताऊंगा, और अभी क्लासेस खत्म नहीं हो रही है। क्लासेस मेरे भाई एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा तब जाकर खत्म होगी। तो चलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, और बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहां पर वन लाइनर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मंचू राजवंश, कौन सा राजवंश, ये चीन का राजवंश है। कहां का राजवंश है, चीन का राजवंश है। और मंचू राजवंश का पतन जो है मेरे भाई यह कब होता है, तो सिंपली आपको याद रखना है 1911 ईस्वी में जो है चीन में मंचू राजवंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चीन में आखिर मंचू राजवंश की स्थापना कब होती है, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट से, चीन में मंचू राजवंश की स्थापना कब होती है। आगे देखना क्वेश्चंस कहता है चीनी क्रांति का आगाज कब होता है। चीनी क्रांति याद रखिएगा मेरे भाई, चीनी क्रांति का जो आगाज है यह भी 1911 ईस्वी में ही होता है। कब होता है, 1911 ईस्वी में ही चीनी क्रांति का आगाज होता है। यदि बात कर लिया जाए चीनी क्रांति का नायक किसे कहा जाता है, तो सिंपली आपको याद रखना है चीनी क्रांति का नायक जो है यह सनायत सेन को कहा जाता है। डॉक्टर सनायत सेन को क्या कहा जाता है, तो चीनी क्रांति का नायक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। एक ना एक क्वेश्चन निश्चित छपेगा। मैं 15 क्वेश्चन अभी इस तरीके का आपको कराने वाला हूं। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है सनायत सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना कब की। ये देखिए तुंगमेंग दल, कौन सा दल है, तुंगमेंग दल जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, सबसे पहले याद रखना है सनायत सेन के द्वारा। कब किया जाता है, तो 1905 ईस्वी में। कब किया जाता है, 1905 ईस्वी में तुंगमेंग दल की स्थापना जो है ये किसके द्वारा, सनायत सेन के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है तुंगमेंग दल की स्थापना का मकसद चीन में किस शासक को खत्म करना था। स्टार लगाइए क्वेश्चन। देखिए तुंगमेंग दल की स्थापना के साथ साथ जो है चीन में किस वंश का, तो मंचू वंश का, किस वंश का, मंचू वंश का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्रांतिकारियों ने सनायत सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना। स्टार लगाइए क्वेश्चन। क्रांतिकारियों के द्वारा सनायत सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष जो चुना गया, यह कब चुना गया, तो 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को। कब चुना गया, 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना किस क्रांति के बाद होती है। तो सिंपली याद रखना चीन में 1911 की क्रांति के बाद। कब, चीन में 1911 की क्रांति के बाद जो है चीन में किसका, तो गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना होती है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो सिंपली अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था। कोविनेड लीड सोसाइटी याद रखिएगा, कोविनेड लीग सोसाइटी जिसका संस्थापक कौन था, तो सनायत सेन था। कौन था मेरे भाई, सनायत सेन के द्वारा जो है
कोविनेड लीग सोसाइटी की स्थापना करी गई। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन आपका यहां पर कहता है किसके समर्थन में सनायत सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया था। ठीक है, किसके समर्थन में, ठीक है, किसके समर्थन में सनायत सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया? तो आपको याद रखना है युआन सिकाई। क्या याद रखना है? युआन सिकाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? युआन सिकाई के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? कौन? सनायत सेन ने क्या किया? तो अपना नेतृत्व वापस ले लिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है सनायत सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की नींव कब रखी? कुओमिंतांग पार्टी की नींव जो है यह 1912 ईस्वी में रखा था। कब रखा था? 1912 ईस्वी में सनायत सेन के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कौन सी पार्टी थी? तो आपको याद रखना है कुओमिंतांग पार्टी। आगे क्वेश्चंस देखिएगा, कहता क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर सनायत सेन ने अपनी सेना की संगठन के लिए किसको चुना? तो डॉक्टर सनायत सेन जो है, डॉक्टर सनायत सेन जो कि अपने सेना के संगठन के लिए किसको चुना? तो आपको याद रखना है जनरल गैलेन को। जनरल गैलेन को चुना था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर सनायत सेन के कितने सिद्धांत थे? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। डॉक्टर सनायत सेन के 3 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे? 3 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत राष्ट्रवाद। पहला सिद्धांत क्या था? राष्ट्रवाद था। दूसरा सिद्धांत क्या था? नोट करिएगा, लोकतंत्रवाद। दूसरा सिद्धांत क्या था? लोकतंत्रवाद। और तीसरा सिद्धांत था इसका सामाजिक न्यायवाद। क्या था? सामाजिक न्यायवाद। ये 3 सिद्धांत किसके थे? तो डॉक्टर सनायत सेन के। सारे क्वेश्चंस को नोट करके बेहतरीन तरीके से याद कर लेना, रट्टा मार जाना पूरे क्वेश्चंस को, पक्का क्वेश्चन छपेगा। अगला क्वेश्चन कहता है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई चीन का राष्ट्रपिता जो है यह किसको कहा जाता है? सनायत सेन को कहा जाता है। और आज की इस क्लास में सनायत सेन से रिलेटेड मैं आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आपका 14 नंबर क्वेश्चन है सनायत सेन की आखिर मृत्यु कब हो जाती है? तो सिंपली आपको याद रखना है 1925 ईस्वी में जो है सनायत सेन की मृत्यु हो जाती है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि सनायत सेन को जो है किस असफलता के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, कुओमिंतांग पार्टी से समाजवाद क्या कहते हैं साम्यवादी लोग कब अलग हो जाते हैं? तो 1927 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग जो है ये अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय अफीम युद्ध के समय चीन का सम्राट कौन था? बात यहां पर किसकी हो रही है? द्वितीय अफीम युद्ध की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एक न एक क्वेश्चन निश्चित आपके पेपर में आएगा। तो द्वितीय अफीम युद्ध के समय जो चीन का सम्राट था वह कौन था? तो चीन का सम्राट इस समय हसियन फैंग था। और देखिए कभी कभी आपके पेपर में ऑप्शन में हसियन फैंग ना दे करके जियान फैंग दे देगा। क्या दे देगा? जियान फैंग। तो आपको क्या करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जियान फैंग को वहां पर आंसर कर देना है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो यदि मैं बात करूं द्वितीय अफीम युद्ध की, तो आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि द्वितीय अफीम युद्ध जो है यह कब से शुरू होता है? तो द्वितीय अफीम युद्ध की डेट आपको याद रखना है। द्वितीय अफीम युद्ध जो है यह शुरुआत कब होता है? 1856 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1856 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो 23 अक्टूबर। डेट क्या थी? 23 अक्टूबर 1856 से शुरुआत होती है। फिर मैं यदि बात करूं कि यह कब तक चलता है, तो आपको याद रखना है 18 अक्टूबर 1860 तक। कब तक चलता है? 18 अक्टूबर 1860 तक। यानी कि याद रखना, डेट क्या याद रखोगे? तो डेट यहां पर याद रखना है, शुरुआत कब से होती है? तो 23 अक्टूबर 1856 से शुरुआत होती है और 18 अक्टूबर 1860 तक यह युद्ध चलता है। यदि मैं बात करूं द्वितीय अफीम युद्ध की, तो इस युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है। वह किस नाम से जाना जाता है? तो तीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, द्वितीय आंग्ल चीन युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय आंग्ल चीन युद्ध के नाम से ही इस युद्ध को जाना जाता है। विशेष बात करेंगे, देखिए यह युद्ध किसके और किसके बीच लड़ा जाता है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि ब्रिटिश और चीन के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश शासक और चीन के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें चीन की बुरी तरह पराजय हो जाती है। चीन क्या होता है? इसमें हार जाता है। यदि मैं बात करूं इस युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के साथ होती है, तो ऐसा कौन सा संधि है जिसके साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, टिंटसीन संधि। कौन सी संधि? टिंटसीन संधि, जिसके बाद जो है क्या होती है, इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पहला नंबर क्वेश्चन से है, आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। विशेष चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है और ये भी क्वेश्चंस 2015 में ही पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत चीन के किस प्रांत में हुई थी? सबसे पहला चीज तो यहां पर देखिए आपको कितना ज्यादा घुमाया गया क्वेश्चंस को कि ताइपिंग
विद्रोह जो है वैसे कहें तो इसकी शुरुआत कहां, तो इसकी शुरुआत दक्षिण चीन में होती है। कहां पर होती है? दक्षिण चीन में। लेकिन देखिए कितना अंदर से ऑप्शंस को लिया गया है। दक्षिण चीन के किस क्षेत्र से होता है? तो आपको याद रखना है हुनान से। कहां से होता है? हुनान से। आगे बात करेंगे यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। तो क्या कहते हैं, ताइपिंग विद्रोह की अगर बात कर ली जाए तो ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत कब से होती है? तो देखिए ताइपिंग विद्रोह जो है यह दिसंबर 1850 में शुरुआत होता है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा 1851 ईस्वी। तो देखिए क्योंकि दिसंबर महीने में इसकी शुरुआत होती है इसलिए कहीं कहीं आपको डेट बताया जाएगा 1851 ईस्वी, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट जो है यह दिसंबर 1850 है। ठीक है, 1850 से शुरुआत होती है और 1864 तक जो है यह विद्रोह चलती है। चलिए विशेष बात करेंगे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस विद्रोह का प्रवर्तक कौन है। ठीक है, देखिए यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको जरूर याद रखिएगा। इस विद्रोह का प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है होंग सिकुआन। क्या याद रखेंगे? होंग सिकुआन जो थे, होंग सिकुआन नोट करिएगा, होंग सिकुआन इस विद्रोह के प्रवर्तक थे। इसका उद्देश्य देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उद्देश्य था चीन को मुक्त कराना? किसको मुक्त कराना? चीन को मुक्त कराना किस विद्रोह का उद्देश्य था? तो आपको याद रखना है ताइपिंग विद्रोह का। किसका? चीन को मुक्त कराना किसका उद्देश्य था? तो ताइपिंग विद्रोह का। आगे बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो है सी नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि चीन का पहला अस्थाई रेल मार्ग कब आरंभ हुआ? ये स्टार लगाइए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और देखिए चीन का पहला अस्थाई रेल मार्ग जो है यह कब से शुरुआत होती है? तो 1881 ईस्वी से शुरुआत होती है। यदि मैं बात करूं देखिए यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं कि यह जो रेलवे लाइन है यह कहां से कहां तक थी। तो देखिए वैसे तो चाइनीज नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको याद रखना है तांगगान। क्या याद रखना है? यह शुरुआत कहां से होता है? तांगगान से शुरुआत होता है। और यह कहां से कहां तक? तो तांगगान से लेकर के क्या कहते हैं जुंगे जुआंग तक। कहां तक? जुंगे जुआंग। याद रखिएगा बहुत ही डिफिकल्ट नाम है क्योंकि चाइनीज नाम है। ठीक है, जुंगे जुआंग नोट करिएगा, जुंगे जुआंग तक ये क्या होता है? तो ये रेलवे लाइन बिछाई जाती है। इस रेलवे लाइन का यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? तांगसू रेल लाइन। क्या कहोगे? तांगसू रेल लाइन जो है, तांगसू रेल लाइन इस रेलवे लाइन का नाम था। और इसके बाद देखिए इसका किसके द्वारा ये रेलवे लाइन बिछाई जाती है? तो किसके नेतृत्व में? आपको याद रखना है ली होंगजेन। क्या याद रखना है? ली होंगजेन के नेतृत्व में, ली होंगजेन के नेतृत्व में जो है इस रेलवे लाइन को बिछाया जाता है। बाकी बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिए ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा क्या कहते हैं, कहां से कहां तक ये रेलवे लाइन थी? तो तांगगान से लेकर जुंगे जुआंग तक। और इसके बाद देखिए इस रेलवे लाइन का नाम क्या था? तो तांगसू रेल लाइन। इसके बाद बात करते हैं कि यह किसके द्वारा? तो ली होंग जैन के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है बक्सर विद्रोहियों ने सबसे पहले चीन के किस प्रांत को अपना निशाना बनाया? तो देखिए बक्सर विद्रोही जो थे यह चीन के किस प्रांत को सबसे पहले अपना निशाना बनाया? तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं सांतुंग को। किसको? सांतुंग को यह सबसे पहले अपना निशाना बनाया। विशेष बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चंस आपका कहता है कि युआन सिकाई, ठीक है, क्या कहता है? युआन सिकाई के द्वारा नवीन संविधान कब लागू हुआ? तो युआन सिकाई के द्वारा जो है यह नवीन संविधान कब? तो 1914 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो आपसे अगर डेट पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मार्च 1914 में यह नवीन संविधान लागू किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जापान का सबसे विशाल द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे विशाल द्वीप यदि मैं पूछूं तो यहां पर हो जाएगा क्या? तो यहां पर हो जाएगा होन्शु। क्या हो जाएगा? होन्शु जो है यह क्या है? तो जापान का सबसे विशाल द्वीप है। और देखिए यह विश्व का कितने नंबर का द्वीप है? तो आपको याद रखना है यह विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व में सबसे बड़ा 7वें नंबर का द्वीप है यह। यदि मैं बात करूं कि इसकी क्या कहते हैं लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? इसका लेंथ जो है मेरे भाई, यह लेंथ जो है यह 1300 किलोमीटर है। और देखिए यदि मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप क्षेत्रफल को जरूर ध्यान रखोगे कि जापान के सबसे विशाल द्वीप होन्शु का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको याद रखना है 2,27,960 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। ये इतने क्षेत्रफल का क्या है? तो क्या कहते हैं द्वीप है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब होती है? तो बैंक ऑफ जापान, याद रखिएगा बैंक ऑफ जापान जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1882 ईस्वी में होती है।
होती है, कितने ईस्वी में होती है। और देखिए यहां पर डेट में कभी कभी कंफ्यूजन, कहीं कहीं इसकी डेट जो है 10 अक्टूबर बताया गया है, कितना बताया गया है 10 अक्टूबर 1882, और कहीं कहीं जो है इसका डेट 27 जून बताया गया। तो जो ऑप्शन में मिले आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, तो ऑप्शन को टिक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन तो एक साथ पूछे नहीं जा सकते हैं। तो 10 अक्टूबर 1882 कहीं कहीं है और 27 जून 1882 कहीं कहीं है। विशेष बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर, देखिएगा तो आपका H नंबर क्वेश्चंस कहता है यहां पर कि जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का अंग कब बनाया। तो सिंपली आपको याद रखना है, जापान ने कोरिया को जो है अपने साम्राज्य का अंग कब बनाता है, तो क्या कहते हैं 1895 ईस्वी में। कितने ईस्वी में 1895 ईस्वी में जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य का क्या बनाया था, तो अंग बनाया था। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस क्या है, तो मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चंस है द्वितीय जापान, ठीक है, द्वितीय चीन जापान युद्ध की शुरुआत कब होती है। तो द्वितीय चीन जापान युद्ध की जो शुरुआत है यह कब होता है, तो सिंपली आपको याद रखना है 1900 कितना ईस्वी में, तो 37 ईस्वी में। और देखिए यह जो युद्ध है कब से कब तक चलता है, तो 1937 से लेकर 1945 तक। कितना तक चलता है, 1945 तक चलता है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस है कि जापान किस वर्ष राष्ट्र संघ से अलग हो गया। तो जापान जो है यह 1933 ईस्वी में, कितने ईस्वी में 1933 ईस्वी में। डेट क्या थी, तो 25 मार्च 1933 ईस्वी को जो है यह किससे अलग हो गया, तो राष्ट्र संघ से अलग हो गया। ठीक है आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।